ठीक, और इसके ऑप्शंस है 13, 16, 9, 23। 13, 16, 9, 23 ये ऑप्शन है इसके। एंड दिस सेम उसी के इस पे फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आधारित है। तो इसको मैं अभी सॉल्व करूंगी, आप लोग देखो फिर आप लिखना है इसको। ऐसे एक्चुअली आपको ये आना चाहिए। इन द बाइनोमियल expression of cube root of 2 plus 1 by cube root of 3 power n, the ratio of seventh term from beginning to seventh term from end। अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मतलब a प्लस बी की पावर में n है तो इधर राइट साइड में कितनी टर्म्स आएंगी, n+1 टर्म्स आएंगी। ये चीज मैंने आपको उस दिन बोला था। तो जो स्टार्टिंग से nth टर्म होती है वो एंडिंग से कौन सी टर्म होगी, तो वो होगी n-r+2। ये टर्म होगी। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मतलब अगर स्टार्टिंग से nth टर्म है वो, तो ये एंडिंग से ये टर्म होगी। और उल्टा भी, अगर स्टार्टिंग से ये है तो एंडिंग से ये होगी। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले ये फॉर्मूला। जैसे आपके पास है a प्लस बी की पावर में, ये क्या हो गया, आपके पास है a प्लस बी की पावर में फॉर एग्जांपल 7। ठीक, तो इसमें कितना आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इतनी टर्म्स आएंगी। अब ये टर्म्स लिखी है मैंने, कौन सी टर्म है वो नहीं लिखी है। तो सपोज मुझे बोलना है स्टार्टिंग से मैम तीसरी टर्म। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। ओके बॉयज, 1 मिनट। यू विश टू राइट डाउन दिस? नो नो, ये तो मैं रिवाइज ही किया। ये क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी लिखते हैं। अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन करती हूँ, देखो। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये स्टार्टिंग से थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म चाहिए, तो वो एंडिंग से कौन सी, अब यहाँ पे ना आप गिन सकते हो, तो चीटिंग मत करो, फॉर्मूला को फेथफुल रहो। ठीक है, स्टार्टिंग से थर्ड है मतलब यहाँ पे ये एन थर्ड है, मतलब आर की वैल्यू क्या है, एन तो क्या है 7। ठीक है, और ये आर क्या है, थर्ड, मतलब स्टार्टिंग से थर्ड। तो एंडिंग से कौन सी होगी, एंडिंग से देखते हैं कौन सी होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n-r+2। तो वो क्या होता है, n कितना है 7 -r+2।
तो ये कितना हुआ, सिक्स्थ टर्म है। हाँ, सिक्स्थ टर्म होंगी कहाँ से, एंडिंग से। तो गिनते हैं चलो, एंडिंग से इस टर्म को, थर्ड टर्म को गिनना है हमको, तो एंडिंग से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देखो आ गई। तो फॉर्मूला ये याद रखो। देखो अब मैंने ये आपको ऐसे क्यों करके दिखाया, अभी आप ये 7 पावर में तो गिन सकते थे, अगर a प्लस बी की पावर में 118 है और मुझे स्टार्टिंग से 37th टर्म चाहिए, स्टार्टिंग से, ठीक है, और फिर यही टर्म एंडिंग से कौन सी टर्म होगी वो निकालना है, तो तुम गिनते थोड़ी बैठोगे कि राइट साइड में 119 टर्म्स आएंगी तो मैं ऐसा लिखूंगी, ऐसा, और फिर इसको हम गिनेंगे, तो ये एकदम फालतू तरीका है। छोटे नंबर जब होते तो आप गिन सकते हो, जैसे पावर 5 है, 6 है, वहां तक गिन सकते हो, बट अगर पावर बड़ी है तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू नो द फॉर्मूला, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर स्टार्टिंग या एंडिंग से कहीं भी आर है तो उल्टे साइड से n माइनस आर प्लस 2 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, cube root of 2 plus 1 by cube root of 3 power n, the ratio of seventh term from the beginning to the seventh term from the ending is 1 by 6. Then the value of n is. तो इसको करते हैं अभी। ये एक्सपांशन तो मुझे ऐसा दिख रहा है, टू की पावर में क्यूब रूट n मतलब कितना है, 1/3। आपका मैसेज नहीं, टू की पावर में देखो, इसमें तो किसी को मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा है मतलब क्या है, 2 की पावर में 1/3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखते हैं तो 2 की पावर में 1/2। फोर्थ पावर ऑफ 2 अगर लिखा तो 2 की पावर में 1/4। ऐसे nth रूट ऑफ 2 लिखा तो 2 की पावर में 1/n होता है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ कंफ्यूजन। तो मैंने क्यूब रूट लिखने के बजाय क्या लिख दिया, 2 की पावर में 1/3 प्लस 1/3 की पावर में हम फिर से क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर में n। तो इसमें रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो वो एंडिंग से कौन सी टर्म आएगी, n माइनस आर प्लस 2, वो क्या आएगी, n माइनस आर प्लस 2, मतलब क्या, n माइनस 5। अब आप एक बात समझो, ये बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जैसे अगर ये ऐसा है a प्लस बी पावर n, तो ये चला nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2b स्क्वायर, ऐसे चलेगा ये, ठीक। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ncn a पावर 0 b पावर n, इसके पहले क्या आएगा, ncn माइनस 1 a b पावर n माइनस 1, ऐसा आएगा। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पहले, इसमें क्या होता है कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं एंडिंग से स्टार्टिंग से, ये मैंने आपको कल परसों बताया था, ये सेम होते हैं, स्टार्टिंग से दूसरा, एंडिंग से दूसरा, ये भी सेम होगा, ये सेम होता है। और ये जो बची हुई जो चीज होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे ये a पावर n माइनस 1 b पावर 1 है, ये बिल्कुल उल्टा है, a पावर n b पावर n माइनस, मतलब इन दोनों की जो पावर है वो एक्सचेंज हो जाती है। जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो समझो अच्छे से, ओके। ये जो कोएफिशिएंट है वो तो सेम ही होते हैं, बट ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्टिंग से एंडिंग से वो तो सेम ही होते हैं, बट ये जो है इनकी भी क्या होता है, पावर एक्सचेंज हो जाती है। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो शुरुआत से सेवेंथ टर्म आएगी और जो एंडिंग से सेवेंथ टर्म आएगी, उनके कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, बताओ मुझे आंसर में, चैट में लिखो, क्या जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो सही बोला गलत बोला।
जो स्टार्टिंग से 7th टर्म आएगी और एंडिंग से 7th टर्म आएगी, उनके कोएफिशिएंट सेम होंगे क्या? यस, ओके गुड। तो हमको ऑब्जर्वेशन, वैसे तो अब ये एमसीक्यूज है, लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी कोएफिशिएंट ऑफ 7th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग will be equal to coefficient of 7th term from ending। अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि जब हम रेशो लेंगे, क्या बोला है, 7th टर्म, द रेशो ऑफ बिगिनिंग टू 7th टर्म ऑफ एंड, तो T7 फ्रॉम बिगिनिंग टू T7 फ्रॉम एंडिंग, इसका रेशो कितना है? 1/6। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अब कोएफिशिएंट की तो बात ही नहीं रही क्योंकि वो इक्वल है, तो अब मुझे टर्म्स लिखनी है। अब मैंने आपको टर्म्स के बारे में क्या बताया, इनके कोएफिशिएंट बस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जैसे मैं अगर T7 का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो Tr+1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tr+1 का फॉर्मूला क्या होता है? NCr A पावर R B पावर n-r। तो ये क्या आएगा? n, क्या हुआ? ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, NC कौन सी टर्म चाहिए आपको? 7th, मतलब NC6। A कौन है? ये है A, और ये टोटल भी होता है, तो A की पावर में, मतलब 2/1/3 की पावर में कितना आएगा? 6। और 1/3 की पावर में, 1/3 के पावर में कितना आएगा? n-6। तो वो मैंने अब यहाँ लिख दिया, कितना आएगा? NC6 NC6 2 की पावर में, ये देखो, इसको हम 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं, ये 3 और ये 6 कट जाएगा, और ये कितना है? 3 की पावर में n/3 - 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। 1/3 इस n-6 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/3 when gets multiplied to n-6, it would become 3 power 1/3 n-6। अब इस 1/3 को मैं अंदर लेके चलिए तो होगा n/3 - 2, तो वो लिखा मैंने। ठीक, अब डिवीजन में मैंने आपको ये बोला था कि ये कोएफिशिएंट तो सेम ही होगा तो हम लिखेंगे ही। और अब इनकी क्या होगी, जस्ट पावर एक्सचेंज हो जाएगी, तो 2 की पावर में आएगा n/3 - 2, और 1/3 की पावर में आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, एक मिनट, ये सब नहीं करते, क्यों मैं बता रही हूँ, बट जरा मुझे शॉर्टकट यूज करना था। ये ना, ये क्या है? ए, और ये है बी। ये क्या है? ए की पावर में 6 और बी की पावर में n-6। ठीक, मैंने इसको ए बोल दिया और इसको बी। नीचे आपको क्या बोला था कि नीचे बस इसके पावर 6 चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा बी की पावर में 6, ए के पावर में n-6, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो, अब ए की पावर में 6 - n+6, ठीक, और बी की पावर में क्या आ जाएगा? n-6 - 6, मतलब ए की पावर में 12 - n और बी की पावर में n-12, और इसका रेशो कितना दिया है? इधर इट इज 1/6 और 6/1, विल सी।
तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर में 1/3। 2 की पावर में 1/3, 12 माइनस 10। और बी की पावर में क्या है? 1/3 की पावर में 1/3 पावर n माइनस 12 इज इक्वल टू, इधर इट विल बी 1/6 और 6/n, वो मैं बताती हूँ रीजन। अब मैं खोलती हूँ जरा इसको। तो ये कितना आएगा? 2 की पावर में 12/3 कितना होगा? 4 माइनस n/3। ठीक। अब इस 3 को ना मैं ऊपर ले लेती हूँ, तो ये -1/3 हो जाएगा, और n माइनस इज इक्वल टू 1/6। तो ये कितना हुआ? 2 की पावर में 4 माइनस n-3, और ये कितना होगा? 3 की पावर में -n/3, माइनस माइनस प्लस। ठीक। तो ये होगा 4 माइनस n/3, और ये होगा 3 की पावर में 4 माइनस n/3 इज इक्वल टू 1/6। तो हम अभी इस रेशियो को 6 ले लेते हैं। अभी रीजन बताऊंगी मैं, अभी बस सुनो मैं क्या बोल। अगर a पावर जैसे x पावर p है और y पावर q है, x पावर p है और y पावर p है, तो हम इसको एक्स वाई पावर p लिख सकते हैं। ठीक। तो इसका 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो ये कितना आएगा? n-3। ठीक। और इसको क्या लिखा हमने? 6। और ये है 6 पावर 4 अपॉन 6 पावर n/3 इज इक्वल टू 6। तो x6 और x6 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया? 6 पावर 3 इज इक्वल टू 6 पावर n/3। तो 3 इज, क्योंकि पावर सिक्वेट करनी पड़ेंगी, तो 3 इज इक्वल टू n/3 पावर सिक्वेट किया, तो यहाँ से n कितना आता है? तो 9 आंसर है क्या? देखते हैं, 1 मिनट। आंसर है 9। ठीक। तो मैंने ये 1/6 क्यों नहीं लिया? देखो उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग से और एंडिंग टर्म का रेशो। तो आप ये बात समझो कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, और इसमें दिक्कत क्या होता है? ए प्लस बी पावर एन से आपने एक्सपांड किया। अब मेरा मन है तो मैंने ऐसे एक्सपांड किया, ए की घटती हुई पावर में बी की बढ़ती हुई पावर में मैंने एक्सपांड किया। ठीक। आपका मन नहीं है ऐसा करने का, तो आप क्या करोगे? एन से 0 बी पावर एन से आपने एक्सपांड किया, कि घटती हुई बी की पावर और बढ़ती हुई ए की पावर। तो किसने बताया कि कौन सा करेक्ट है? करेक्ट कोई नहीं है, दोनों करेक्ट है। तो रेशो 1/6 ले, तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म आएगी और एंडिंग से कौन सी आएगी, ये किसी को कोई पता नहीं। तो आपको जब क्वेश्चन करना है वो दोनों लेके देखनी है। अब अगर आप इसको 1/6 रखते हैं ना, तो आंसर मैच नहीं होता। अब मुझे कैसे पता चला? तो ये ऊपर 6 आ गया और नीचे 6 आ गया यहाँ पे, तो वो मुझे पता चला, लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरी कि आपको तुरंत मेरे जैसा पता चल जाए। आपको तो बस आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो क्या कर रखा है? उल्टा करके देखना है रेशियो को। I hope you understood this question and you have learned a lot. Like you have revised the complete chapter through this question. Like lot of things I have revised, and again, of course, a J means question. This I don't remember the year, but yes, J means और recent का है कहीं का तो। ठीक है, तो लिखो ये आंसर, और सारी जो चीजें मैंने आपको साथ साथ बताई है वो सारी लिखो।
पहले लिखो, वो समझ में आया, पता है समझ में तो सारी दुनिया आ सकती है आपको। अभी यहाँ पे रॉकेट कैसा बनता है वो सिखाया तो वो भी समझ में आ जाएगा, उनको बनाने को नहीं आएगा, दैट्स द डिफरेंट। तो वो एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस का सबसे पहला स्टेप है लिख के देखो, तो इसको आप लिखो, स्क्रीन पे ज्यादा मत लिखो, जहाँ पे स्टक होते हो वहीं पे लिखो। ये सारी जो सपोर्टिंग थ्योरी हमने करी है, जो इस क्वेश्चन के लिए नहीं रिक्वायर्ड थी, समझने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसको भी लिखो, रिवाइज ही हो जाएगा और क्या। डन हो गया।
एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टीज, बायनोमियल प्रॉपर्टीज पे। ये देखो, ये क्वेश्चन है, n की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक, तो मैं इसको देखो कैसे लिख देती हूँ अभी। पहले तो देखो क्या लिखा है, 18C15 प्लस ये 2 है तो मैंने इसको खोल दिया, 18C16 प्लस 18C16 लिखती है, प्लस 17C16 प्लस 1 इज इक्वल टू NC3। तो n की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो इस 1 को मैं क्या लिख, तुमको क्या क्या प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए देखो। अगर ये है NCR माइनस 1, तो ये क्या होगा, n+1 CR, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर n कितना होता है, 1, ये पहली, ये दूसरी। अब ये जो दूसरी वाली है मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। इस 1 को मैंने क्या लिखा, 17C17। ठीक है, अब देखो फिर से लिख रही हूँ, 18C15 प्लस 18C16 प्लस 18C16 प्लस 17C16, और उस 1 को मैंने लिखा 17C17। ठीक, अब जरा इन पे गौर करो, इन दोनों। क्या ये इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं? ये n और ये n 17 सेम है, और यहाँ पे जो होता है एक कम एक ज्यादा होता है, 16 और 17, तो हमको बड़ा वाला लेना चाहिए। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18C बड़ा कौन है, 16 17 में से 17, बाकी सेम रहेगा। 18C16 ये 18C16 और ये 18C15। अब देखो वही सेम प्रॉपर्टी फिर से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, सेम प्रॉपर्टी। तो ये क्या बनेगा, इसके सर के ऊपर दोनों में 18 है तो वो एक से बढ़ जाएगा, और नीचे बढ़ा लेना चाहिए 17, इन दोनों का ये बना। बाकी 18C16 और 18C15 वैसे के वैसे रहे। अब देखो जो मैं बोल रही हूँ सुनो, इनमें फिर से वही प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या। तो ये कितनी हो जाएगी, इनके सर पे दोनों पे 18 है तो एक से बढ़ जाएगा 19C, और बड़ा कौन है, 16, और ये जो बचा वो ऐसे ही लिखा 19C17। देखो इनमें फिर से वही प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, सर के ऊपर दोनों की 19 तो वो बढ़ जाएगी एक से 20C, बड़ा कौन, 17। ओके, आप बोलोगे तो तुम्हें आंसर ही मैच नहीं करा। आंसर इसलिए नहीं मैच कर रहा है क्योंकि अभी एक तीसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, which is NCR is equal to NCN minus R। मतलब आपका आंसर क्या आया, 20C17, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 20C 20 माइनस 17 इज 3। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस हिसाब से आंसर के हिसाब से n की वैल्यू क्या है, 20। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 20। अगेन इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये प्रॉपर्टीज आपने लर्न नहीं कर लिया। और प्रॉपर्टीज अगर लर्न नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि आप इसकी वैल्यू निकालोगे 18C15 की, तो बहुत गलत बात है। वैसा बहुत लंबा हो जाएगा और आंसर आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन आएगा उसमें। इसको लिखेंगे सब लोग।
डन। तो आपको देखो क्या क्या टॉपिक इसमें ना, और एक टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम, वो हमने ज्यादा नहीं किया है, वो हम बाद में करते हैं। आपको इसके काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इतना टफ नहीं है, बट उसको हम बाद में करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो वो करेंगे बाद में हम। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2200, इसका 6 रिमाइंडर आएगा तो क्या डिवाइजर एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट विल डू लेटर। But for the basic binomial theorem, what are the important topics is first is nth term or rth term, then second is binomial coefficients, जो अभी आज क्वेश्चंस किए हमने उस चीज के सारी, और इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है, अब मैं तो कितना ले सकती हूँ 45 मिनट्स में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो वो सारी करो तुम, बहुत सारी है। तो कैसे पढ़ना है, सारे फॉर्मूले पहले एक शीट पे लिखो, आपके फॉर्मूला की जो भी नोटबुक होगी, मैथ्स के लिए फॉर्मूला की नोटबुक बनाई होगी, उसमें बायनोमियल थ्योरम का हेडिंग डालो, सारे के सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिखो, उसको यूज करने की, लर्न करने की कोशिश करो, और 2-3 पेज और ही छोड़ दो, बाद में आएंगे और फॉर्मूले, और फिर दूसरे चैप्टर का लिखना। तो पहले इसका लिखो, और सारे प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूले सारे आने चाहिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा उसमें से। ठीक बात, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम।